में चलता है, ये तो है। तो सीखने का तरीका क्या है? देखिए, सीखने का पहला तरीका है डिबेटिंग करने की आदत डालनी चाहिए। वाद विवाद करने की आदत, विवाद करने की नहीं, वाद विवाद करने की आदत। कई लोग से वाद छोड़ के विवाद पे आए थे सीधा। डिबेटिंग, द प्रैक्टिस ऑफ डिबेटिंग स्किल्स। मैं डिबेटिंग क्यों कह रहा हूं? देखिए, मंच पर खड़े होकर कुछ भी बोलना डिबेटिंग करना नहीं होता है। आप डिबेटिंग के नाम पे कई बार देखेंगे कि कई लफास टाइप के बच्चे आते हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे डिबेट में आते हैं। टॉपिक क्या है? पूरे 5-7 मिनट टॉपिक बात ही नहीं करते हैं। एक कविता मारी, फिर एक शेर मारा, फिर एक कविता मारी, बीच में दिनकर को लाए, इसको लाए, उसको लाए, और टॉपिक छोड़ के साइड से निकलते हुए अंत में जोश से खत्म किया। और अंत में कौन कहता है सुराख नहीं हो सकता, ये कह के जोश भर दिया सबके अंदर। कुछ लोग इसको बोलते हैं डिबेट करना। ये डिबेट नहीं है, डिबेट के नाम पर वोमिटिंग है, शब्दों की वोमिटिंग है, शब्दों का वमन है। डिबेट का असली मतलब है किसी विषय के पक्ष या विपक्ष, और अच्छा डिबेटर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ सोचने की क्षमता हासिल करता है। आप जीवन में जैसे मान लीजिए किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर तो आपको जब भी डिबेट होगी पक्ष या विपक्ष में बात करनी होगी। इन अच्छी डिबेट्स में क्या होता है कि पक्ष और विपक्ष का अभ्यास होता है। मतलब मैंने अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में बहुत डिबेट्स बोली हैं, लेकिन एक डिबेट जो सबसे अच्छी लगी, स्ट्रक्चर उसका, आजकल तो बड़ी अच्छी डिबेट्स होती है। पहले तो क्या होता था कि 5 मिनट, 7 मिनट, 15 मिनट आप बोलेंगे मंच पे, फिर 2-4 लोग सवाल पूछेंगे आपसे, आपने उनका जवाब दिए, जजेस सवाल पूछेंगे, जवाब दिया, हो गया। उसके पहले तो यह था कि आप बोलेंगे, जाएंगे, ताली बजेगी, हो गया, काम खत्म। हमारे दौर में सवाल पूछने का रिवाज आ गया था डिबेट के अंदर कि पार्टिसिपेंट्स, ऑडियंस सवाल पूछते थे। आजकल तो पार्लियामेंट्री डिबेटिंग चलती है, आपके स्कूल कॉलेज में शायद हुई होगी, जिसको मॉक यूएन कहते हैं, MUN बोलते हैं ना। उसमें तो बोलने का मसला ही खत्म हो गया, उसमें सारा सीधे सवाल जवाब ही चलता रहता है। मुझे ध्यान है कि एक डिबेट जो मुझे जीवन में सबसे शानदार लगी, वहां कंसेप्ट क्या था, कई राउंड्स के बाद फाइनल राउंड आया, उसमें 2 ही लोग थे, नेशनल डिबेट थी, 2 लोग थे, एक टॉपिक दिया गया कि ये टॉपिक है। ये डिबेट थी बिट्स पिलाने की, बात कर रहा हूँ मैं। पिलानी जानते हैं, राजस्थान का एक शहर है बिट्स, वहाँ का एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ की डिबेट थी। ओएसिस उनका फेस्टिवल होता है, उसकी डिबेट थी। स्ट्रक्चर देखिए डिबेट का क्या होना चाहिए, और बोलना है 15 मिनट के आसपास, 2-4 मिनट नहीं बोलना है, 15 मिनट बोलना है। दोनों लोग मंच पे खड़े हैं, 2 डायर ये लगे होंगे लेक्चर स्टैंड्स। ये नहीं पता कि किसको पक्ष में बोलना है, किसको विपक्ष में बोलना है। आपको केवल टॉपिक पता है, आपको ये नहीं पता कि आपको किस साइड में बोलना है। और फिर ऑडियंस है, जजेस हैं, चेयरपर्सन डिसाइड करेंगे कौन किस साइड में बोलेगा। अब आपको तुरंत बताया जाएगा कि आपको इसके पक्ष में 15 मिनट बोलना है, उसके खत्म होते दूसरे व्यक्ति को विपक्ष में बोलना है। और फिर सेकंड स्टेज में क्या है, आपने जो बोला आपको खुद उसको खारिज करना है 10 मिनट में लगभग, यानी अब आपको विपक्ष में बोलना है। अब उस व्यक्ति को अपने विपक्ष में बोलना है, पहले जो बोला। फिर क्रॉस क्वेश्चंस एक दूसरे से करेंगे, सब लोग करेंगे, ऑडियंस करेंगे, उसके बाद जजमेंट आएगा। इसलिए कहते हैं कि डिबेटिंग स्किल का असली मतलब ये है कि आप एक ही मुद्दे के पक्ष और विपक्ष दोनों में सोचने की क्षमता अर्जित करें। और यदि वो क्षमता अर्जित हो गई तो इस बात की संभावना है कि सब्जेक्टिविटी आप पर हावी नहीं होगी। ऑब्जेक्टिविटी का असली मतलब क्या है इन मुद्दों पर, कि आप दोनों तरफ सोच पा रहे हैं। जैसे दोनों तरफ सोचा, बैलेंस हो गया। अब आक्रामक है ही नहीं, एक तरफ झुका ही नहीं, बैलेंस तो आएगा उससे। तो पहली बात है डिबेटिंग स्किल्स का अभ्यास बच्चों को करवा सके बचपन से ही। और वो पक्ष या विपक्ष वाला स्टाइल पुराना है, अब तो पक्ष और विपक्ष का स्टाइल है। हर मुद्दे पर दोनों डायमेंशन सोचने का तरीका होना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन वाला स्टाइल भी अच्छा माना जाता है। ग्रुप डिस्कशन में 5, 6, 7 लोग एक साथ बैठते हैं, सबको बोलना होता है और उसमें अपने अपने मत को रखने का मौका बार बार मिलता है। टॉपिक चेंज होते हैं तो कम से कम सोचने का एक स्तर बनता है। तीसरा तरीका इसमें यह होता है कि स्कूल कॉलेज एजुकेशन में होना ही चाहिए कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, विभिन्न परिप्रेक्ष्य
किसी भी समस्या के या किसी भी विषय के विभिन्न परिप्रेक्ष्य किसी क्लासरूम में बताए जाएंगे। जेएनयू, जिन वजहों से जेएनयू बनती है, जो जेएनयू के विरोधी हैं थोड़ा सीने पे छुरियां चलेंगी, लोड मत लीजिएगा ज्यादा। जेएनयू जिस वजह से जेएनयू है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, वो अकेला विश्वविद्यालय है जो आपको तरह तरह से सोचना सिखाता है एक ही मुद्दे पर। वो आपको बताएगा कि इसको समझने का एक है मार्क्सिस्ट परिप्रेक्ष्य है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है। इतने में कहीं से आएगा जेंडर डिस्कोर्स और लोग बताएंगे कि इसका जो लैंगिक परिप्रेक्ष्य वो भी समझो भाई, जेंडर भी तो पर्सपेक्टिव बनेगा। तब तक नीला झंडा लेके कुछ लोग आएंगे कि भाई इसका अम्बेडकराइट पर्सपेक्टिव क्या है या दलित पर्सपेक्टिव क्या है, वो भी समझो। ट्राइबल पर्सपेक्टिव से भारत में सोचने का अभ्यास पहली बार तब जाके होना शुरू हुआ, और वो भी जेएनयू से शुरू हुआ है। जनजाति विमर्श इसको बोलते हैं, वो जेएनयू ही शुरू कर रहा है उसको भी, कि ये भी तो पर्सपेक्टिव है। तो जैसे ही आप किसी मुद्दे को 5-10 निगाहों से देखने लगते हैं, आपको लगता है खोपड़ी खुल गई, जैसे दरवाजे खिड़कियां सब खुल जाते हैं। अब आजकल एक इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हर चीज में आना शुरू हो गया है। किसी भी समस्या को इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भी देखने की जरूरत है। तो एक ऑब्जेक्टिव व्यक्ति की पहली पहचान है कि उसको किसी विषय को विभिन्न तरीकों से देखने की क्षमता है, समझ है। और यदि ये 2-4 तरीके हमारे पास डेवलप हो जाते हैं तो हम ऑब्जेक्टिविटी काफी नजदीक आ सकते हैं।